गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग मैम। गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैडम। मैडम आपकी आवाज क्यों नहीं आवाज नहीं आई? आ रही? हाँ क्लियर नहीं आ रही। आ रही है मैडम। आ रही है ना? क्लियर ही आ रही है, जैसे मत चले रहा। चलो बच्चों, शनिवार की विद्युत अपघटनी विधि या हेल हेरोल्ट विधि सभी के पास में व्हाट्सएप ग्रुप पे पहुंच गई थी ना? फटाफट स्क्रीन पे बोलो, सभी के पास में नोट्स पहुंच गए थे ना? हेल हेरोल्ट विधि के व्हाट्सएप ग्रुप पे ही भेजा था मैंने उस दिन, ऐप पे नहीं भेजा था। सभी जुड़े हुए हो ना व्हाट्सएप से? तो हाँ, चलो ठीक है। अब अपन आगे की क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। आपका उसी में मैंने थोड़ा सा पढ़ा भी दिया था, लाइट जाने की वजह से आपकी क्लास रुक गई थी। आपका टॉपिक चल रहा था कॉपर अयस्क से कॉपर धातु प्राप्त करना। कॉपर अयस्क से कॉपर धातु प्राप्त करना, जिसमें मैंने थोड़ा सा आपको बता भी दिया था कि कैसे कॉपर धातु प्राप्त होती है। देखो बच्चों, इसमें मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि क्यूप्रस ऑक्साइड का सूत्र होता है Cu2O। इसका नाम है क्यूप्रस ऑक्साइड। तुम मैं जो नाम बताती हूँ उनको याद रखा करो। कई बार क्या होता है कि नोट्सों में केवल रिएक्शन ही तुम्हारे पास पहुंचती है, उनके नाम नहीं पहुंचते, तो आप याद रख लिया करो। Cu2O का नाम क्या है? क्यूप्रस ऑक्साइड। इस क्यूप्रस ऑक्साइड को जब कोक के द्वारा अपचयित किया गया था तो आपको कॉपर धातु प्राप्त हुई थी, और प्लस क्या प्राप्त हुआ था? कार्बन मोनोऑक्साइड। इसके बाद में मैंने आपको बताया था कॉपर का प्रमुख अयस्क कॉपर पाइराइटीज होता है, जिसका सूत्र होता है CuFeS2। इसका नाम है कॉपर पाइराइटीज। यह कॉपर पाइराइटीज भर्जन के द्वारा क्यूप्रस सल्फाइड Cu2S, क्यूप्रस सल्फाइड का नाम क्या होता है? सूत्र क्या होता है? Cu2S प्लस फेरस सल्फाइड FeS प्लस बाहर क्या हो जाएगी? SO2। यह Cu2S यानी क्यूप्रस सल्फाइड ऑक्सीकृत होकर क्यूप्रस ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाती है। प्लस 2SO2 कहाँ हो जाता है? बाहर। इसी प्रकार फेरस सल्फाइड है, यह भी ऑक्सीकृत होकर किस में हो जाती है? ऑक्साइड में। प्लस 2SO2 कहाँ हो जाता है? बाहर। यहाँ तक मैंने आपको उस दिन भी बता दिया था। तो चलो, क्यूप्रस ऑक्साइड का कोक के द्वारा अपचयन होने पर कॉपर धातु प्राप्त होती है। कॉपर का प्रमुख अयस्क कॉपर पाइराइटीज होता है, जो भर्जन के द्वारा क्यूप्रस सल्फाइड व फेरस सल्फाइड में परिवर्तित हो जाता है तथा ऑक्सीकरण के द्वारा ऑक्साइडों का निर्माण करता है, क्यूप्रस ऑक्साइड और फेरस ऑक्साइड। यहां तक होने के बाद में देखो, ऑक्साइडों का निर्माण होने के बाद में भर्जित अयस्क को, जो भर्जित अयस्क होता है उसको SiO2 किसका सूत्र होता है? सिलिका, जिसका नाम क्या होता है? मिट्टी। भर्जित अयस्क SiO2 के साथ क्रिया करके
वात्या भट्ठी में गर्म किया जाता है। या तुम इस लाइन को इस तरह भी रिपीट कर सकते हो कि भर्जित अयस्क को SiO2 के साथ मिलाकर वात्या भट्ठी में गर्म करते हैं। वात्या भट्ठी में गर्म करने पर बच्चों कोपरमेट प्राप्त होता है। इस कोपरमेट का सूत्र होता है Cu2S, जिसका मैंने अयस्कों में रासायनिक नाम कोपर ग्लास भी करवाया था। क्या करवाया था? कोपर ग्लास। तो जब भर्जित अयस्क को सिलिका के साथ मिलाकर वात्या भट्ठी में गर्म किया जाता है तो कोपरमेट प्राप्त होता है, Cu2S प्राप्त होता है। जो कोपरमेट प्राप्त हुआ है, इस कोपरमेट में FeO की अशुद्धि होती है। किसकी अशुद्धि होती है? FeO की। तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पे, यहाँ लिख देती हूँ। प्राप्त कोपरमेट में FeO की अशुद्धि होती है। यह FeO सिलिका से SiO2 से क्रिया करके आयरन सिलिकेट मिल बनाता है, जिसको आपने धातुमल नाम दिया था। क्या नाम दिया था? धातुमल। कार्बन मोनोऑक्साइड के अपचयन में पढ़े थे ना आप। धातुमल क्या बना था? आयरन सिलिकेट भी बना था और कैल्शियम सिलिकेट भी बना था। यहाँ पे बच्चों FeSiO3 है, जो तुम सब कर लोगे, तुम्हें ये रिएक्शन करवाई भी हुई है, FeO प्लस SiO2। अब देखो ये FeO कैसे प्राप्त हुआ है? जब क्यूप्रस ऑक्साइड की क्रिया फेरस सल्फाइड के साथ करवाई गई थी, तो ये तो आपके पास में कोपरमेट प्राप्त हो गया और प्लस क्या प्राप्त हो गया? FeO। इस कोपरमेट में किसकी अशुद्धि है? FeO की अशुद्धि है। यह FeO यहाँ दिखा देती हूँ, Cu2S प्लस FeO। इस कोपरमेट में FeO की अशुद्धि है। यह अशुद्धि SiO2 से क्रिया करके आयरन सिलिकेट का निर्माण करती है, यानी FeSiO3 का क्या करती है? निर्माण करती है। अब देखो बच्चों, इस कोपरमेट को एक पात्र होता है जिसका नाम है बेसेमर पात्र या बेसेमर परिवर्तक भी बोल सकते हो। बेसेमर परिवर्तक पात्र को इसलिए कहा गया है क्योंकि पात्र पर सिलिका की परत चढ़ी होती है, या सिलिका का अस्तर लगा होता है, या सिलिका का आवरण बना होता है। इसी कारण पात्र को क्या कहा गया है? बेसेमर परिवर्तक। तो कोपरमेट को बेसेमर परिवर्तक में लिया जाता है, अर्थात पात्र में किसका आवरण चढ़ा होता है? सिलिका का। तो इस लाइन को तुम ऐसे भी बोल सकते हो, कोपरमेट को बेसेमर परिवर्तक में लिया जाता है जिसका सिलिका का आवरण होता है। अतः इस कोपरमेट को जब बेसेमर परिवर्तक में लिया जाता है तो इसमें अल्प मात्रा में FeS की अशुद्धि होती है। यहाँ पे तो जो कोपरमेट प्राप्त हुआ था उसमें तो FeO की अशुद्धि थी। जब इसको बेसेमर परिवर्तक में लिया गया तो अल्प मात्रा में किसकी अशुद्धि है? FeS की। अतः इस अशुद्धि में अल्प मात्रा में SiO2 मिलाकर गर्म वायु प्रवाहित की जाती है। गर्म वायु प्रवाहित करते ही यह FeS सबसे पहले FeO में परिवर्तित हो जाता है और FeO में परिवर्तित होते ही जो अल्प मात्रा में SiO2 मिलाई गई थी उसे क्रिया करके वो ही क्या बना लेता है? आयरन सिलिकेट बना लेता है। अब जो क्यूप्रस सल्फाइड है आपके पास में, यह क्यूप्रस सल्फाइड ऑक्सीकृत हो जाता है। कोपरमेट क्या हो जाता है? ऑक्सीकृत। और ऑक्सीकृत होकर
क्यूप्रस ऑक्साइड बना लेता है। क्या बना लेता है? क्यूप्रस ऑक्साइड +2SO2 कहाँ हो जाता है? बाहर। अब देखो ये दोनों के दोनों क्यूप्रस ऑक्साइड और क्यूप्रस सल्फाइड Cu2S दोनों आपस में क्रिया करके कॉपर धातु का निर्माण कर लेते हैं। कौन सी धातु का निर्माण कर लेते हैं? कॉपर धातु का। किसका निर्माण हो गया? कॉपर धातु का। अब जो यह कॉपर धातु प्राप्त हुई है, इस कॉपर धातु में भी FeO की अशुद्धि होती है। वायु द्वारा अपचयन नहीं चल रहा है। वहां पे मैंने अम्लीय गालक पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था? अम्लीय गालक में मैंने आपको बताया था जब क्षारीय अशुद्धि उपस्थित हो तो अम्लीय गालक का उपयोग किया जाता है। फिर बच्चों आपने एग्जाम्पल किया था, याद भी आ रहा होगा, जैसे द्रवित कॉपर में FeO की अशुद्धि होती है जो अम्लीय गालक SiO2 से क्रिया करके धातु मल का निर्माण करता है। आ गया क्या याद अम्लीय गालक? अरे बच्चों अम्लीय गालक आ गया क्या कि द्रवित कॉपर में FeO की अशुद्धि होती है? आया कि नहीं आया? आ गया याद? इसी प्रकार क्षारीय गालक में मैंने क्या बताया था? अरे बच्चों अरे बोलो, क्षारीय गालक में किसकी अशुद्धि थी? देखे याद करो, कोई भी बच्चा, 68 बच्चे क्लास ले रहे हैं ताकि मुझे भी पता चले कि मैं जैसे मेहनत कर रही हूँ वैसे ये लोग भी मेहनत कर रहे हैं। नहीं सागर, SiO2 की अशुद्धि थी, क्लियर है, जो किससे क्रिया कर रही थी? क्षारीय गालक क्या था? वेरी गुड सागर। क्षारीय गालक में SiO2 की अशुद्धि थी। अब ये तो बता दिए सागर, ये और बता दे ये SiO2 की अशुद्धि किसमें उपस्थित थी? जैसे द्रवित कॉपर में FeO की अशुद्धि उपस्थित है, इसी प्रकार SiO2 भी की अशुद्धि भी तो किसी में उपस्थित होगी ना। इसका भी तो मैंने डायरेक्ट ही थोड़ी SiO2 + CaO करवाया था, इसका भी तो पहले कुछ करवाया है। सागर कोशिश कर बताने की। सोनाक्षी, कीर्तिका, मधु चौधरी, पूजा और आरती। पूजा Fe, वेरी गुड पूजा। हेमेटाइट एस्क लिया था, उस हेमेटाइट एस्क से Fe धातु प्राप्त हुई थी और इस Fe धातु में अगलनीय अम्लीय अशुद्धि SiO2 उपस्थित थी, जो क्षारीय गालक CaO से क्रिया करके धातु मलिया कीट बना रही थी, कैल्शियम सिलिकेट। देखो इस टॉपिक से अम्लीय गालक और क्षारीय गालक दोनों रिपीट हो गए तुम्हारे। चलो आ जाओ अपने टॉपिक पे। जो कॉपर धातु प्राप्त हुई है, इसका मतलब कुछ बच्चे कुछ का आंसर देते हैं, कुछ किसी का आंसर देते हैं, इसका मतलब तुम्हारे याद तो होता है। रिपीट करने का मतलब तो रिपीट करने की मेहनत तो वैसे बेकार में नहीं जा रही है कि एक टॉपिक को 2-2 3-3 बार बताया जाता है, तो कुछ तो याद होता है तुम्हारे। द्रवित कॉपर में FeO की अशुद्धि है जो SiO2 से क्रिया करके वो ही क्या बना लेती है? आयरन सिलिकेट FeSiO3। अभी मैं इनको छोटे से कोड वर्डों में बताऊंगी, तीनों पदों को तुम्हारे याद हो जाएगा। तो क्या बन गया? आयरन सिलिकेट FeSiO3। अब देखो बच्चों, काम की बात तो अब आ रही है। इस द्रवित कॉपर को जो आपके पास क्यूप्रस ऑक्साइड और क्यूप्रस सल्फाइड से जो कॉपर धातु प्राप्त हुई है, इस कॉपर धातु को दूसरे पात्र में लेते हैं। इतनी देर तो बेसेमर परिवर्तक में चल रहा था, अब जो कॉपर धातु प्राप्त हो गई इसको दूसरे पात्र में लेते हैं और दूसरे पात्र में लेने के बाद में कॉपर को ठंडी होने दिया जाता है। इस कॉपर धातु को क्या होने दिया जाता है? ठंडी। ठंडी होने पर इस कॉपर धातु से
SO2 के बुलबुले बाहर निकलते हैं और SO2 के बुलबुले बाहर निकलते ही कॉपर की सतह खुरदरी हो जाती है, जिसे फपोलेदार तांबा कहा जाता है। ब्लिस्टर्ड कॉपर या फपोलेदार तांबा। फपोलेदार तांबा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ब्लिस्टर्ड कॉपर। ये क्या होता है? फपोलेदार तांबा। जो ही आपको कॉपर धातु प्राप्त हुई, उसको दूसरे पात्र में लोगे और ठंडी होने दोगे। ठंडी होते ही उससे SO2 गैस बुलबुलों के रूप में बाहर निकलेगी और निकलते ही कॉपर की सतह खुरदरी हो जाएगी। इसको ही फपोलेदार तांबा कहते हैं। खुरदरी की जगह तुम ये भी यूज कर सकते हो कि SO2 गैस बुलबुलों के रूप में बाहर निकलते ही कॉपर की सतह पर फपोले बन जाते हैं या खुरदरी हो जाती है, जिसे फपोलेदार तांबा कहा जाता है। ठीक है बच्चों, दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे क्योंकि इसमें बहुत सारे पद हैं। सबसे पहले क्यूप्रस ऑक्साइड का कोक के द्वारा अपचयन करने पर कॉपर धातु प्राप्त होती है। कॉपर का प्रमुख अयस्क कॉपर पाइराइटीज होता है, जो भर्जन के द्वारा Cu2S व FeS बनाता है तथा ऑक्सीकरण के द्वारा Cu2O व FeO में परिवर्तित हो जाता है। भर्जित अयस्क को SiO2 के साथ मिलाकर वाताभट्ठी में गर्म किया जाता है, जिससे कॉपरमेट प्राप्त होता है। कॉपरमेट का सूत्र क्या होता है? Cu2S। कॉपरमेट प्राप्त होता है। इस कॉपरमेट में FeO की अशुद्धि होती है। इसको बेसेमर परिवर्तक में अभी नहीं लिया गया है, जो प्राप्त हुआ है उसमें किसकी अशुद्धि होती है? FeO की अशुद्धि होती है। यह अशुद्धि SiO2 से क्रिया करके आयरन सिलिकेट का निर्माण कर लेती है। इतना होने के बाद में इस कॉपरमेट को बेसेमर परिवर्तक में लिया जाता है, जिसके सिलिका का आवरण छड़ा होता है या सिलिका का आवरण बना होता है। इस कॉपरमेट में जो बेसेमर परिवर्तक में लिया गया है, उसमें अल्प मात्रा में FeS की अशुद्धि होती है। अतः अल्प मात्रा में SiO2 मिलाकर गर्म वायु प्रवाहित करते हैं। जो ही गर्म वायु प्रवाहित की जाती है, यह FeS FeO में परिवर्तित हो जाता है और SiO2 से क्रिया करके आयरन सिलिकेट बना लेता है। अब क्यूप्रस सल्फाइड और क्यूप्रस ऑक्साइड को कॉपर धातु प्राप्त करने के लिए क्यूप्रस सल्फाइड को क्यूप्रस ऑक्साइड चाहिए। अतः जो क्यूप्रस सल्फाइड अर्थात कॉपरमेट है, वह ऑक्सीकृत होकर क्यूप्रस ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। अब दोनों आपस में क्रिया करके कॉपर धातु प्राप्त करते हैं, जिसे स्वतः अपचयन कहा जाता है। दोनों के दोनों क्रिया करके कॉपर धातु बना रहे हैं, जिसको क्या कहा जाता है? स्वतः अपचयन कहा जाता है। प्राप्त कॉपर धातु में FeO की अशुद्धि होती है, जो SiO2 से क्रिया करके आयरन सिलिकेट बना लेती है। इसी कारण सिलिका का आवरण छड़ाया जाता है। अब इस कॉपर धातु को दूसरे पात्र में लेते हैं, ठंडा होने दिया जाता है। SO2 गैस बुलबुलों के रूप में बाहर निकलती है। कॉपर की सतह खुरदरी हो जाती है, जिसे फपोलेदार तांबा कहा जाता है। ये है कॉपर अयस्क से कॉपर धातु का निष्कर्षण या कॉपर धातु प्राप्त करना। तो बच्चों, इसमें 3 पद हैं। पहले पद में कॉपरमेट प्राप्त हुआ, जिसमें FeO की अशुद्धि है। दूसरे पद में प्राप्त हुए कॉपरमेट को बेसेमर परिवर्तक में लिया गया,
जिसमें FeS की अशुद्धि है। तीसरे पद में जो कॉपर धातु प्राप्त हुई है उसमें FeO की अशुद्धि है। ये कॉपर एस्क से कॉपर धातु प्राप्त करना है। सभी बच्चों को क्लियर? अब तो याद ही हो गया होगा, क्लियर की बात तो दूर है। अरे इतना बताने के बाद में तो याद ही हो गया होगा। और बच्चे बोलो। केवल प्रेरणा प्रजापत कह रही है यस मैम, याद हो गया, अच्छी बात है। मोनिका कुमावत, रवि कुमावत, सबको क्लियर है? विजेंद्र कुमावत आजकल क्लास नहीं ले रहा है क्या? आयुष तेरे भी क्लियर? मधु चौधरी, कीर्तिका, विजेंद्र कुमावत, और भी बच्चे खूब हैं। और बच्चे ऐसे मत सोचना कि मैम तो इनके ही नाम लेती है, मेरे को जिसका नाम याद आ जाता है मैं उसी के ले लेती हूँ, ठीक है ना? तुम सभी बच्चे, मैं सभी बच्चों को पूछती हूँ। अभिषेक क्लियर है? ओम प्रकाश मीना क्लियर? चलो फिर आगे चलूं मैं। अब अपन पांचवा पद पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, धातु शोधन। देखो आपने धातु निष्कर्षण या प्रक्रम के 5 पद थे। पहला पद था आपका अयस्कों का चूर्णीकरण, दूसरा अयस्कों का सांद्रण, जिसमें आपने 4 विधि पढ़ी है, गुरुत्वीय पृथक्करण विधि, झाग पलवन विधि, चुंबकीय पृथक्करण विधि, निक्षालन या रासायनिक विधि। तीसरा पद था सांद्रित अयस्कों से धातु ऑक्साइड प्राप्त करना, जिसमें आपने 2 विधि पढ़ी है, भर्जन और निस्तापन। चौथा पद था धातु ऑक्साइड से धातु प्राप्त करना, जिसमें आपने 5 विधि पढ़ी है। पहली पढ़ी है वायु द्वारा अपचयन, दूसरी आपने पढ़ी है कार्बन मोनोऑक्साइड द्वारा अपचयन, तीसरी आपने पढ़ी है कार्बन द्वारा अपचयन, चौथी आपने पढ़ी है थर्माइट विधि अर्थात एलुमिना की तापीय विधि, पांचवी आपने पढ़ी है हेल हेरोल्ट विधि या शुद्ध एलुमिना से एल्यूमिनियम प्राप्त करने की विद्युत अपघटनी विधि। इसी में आपका टॉपिक था कॉपर एस्क से कॉपर धातु प्राप्त करना। अब आप धातु निष्कर्षण या प्रक्रम का 5वां पद पढ़ने जा रहे हो, धातु शोधन। 5वां पद आपका है धातु शोधन। देखो बच्चों, धातु शोधन क्या होता है वो अपन पढ़ने जा रहे हैं। धातु शोधन, इसको परिष्करण भी कहा जाता है। ये आपका 5वां पद चल रहा है, धातु शोधन, जिसको परिष्करण भी कहा जाता है या परिष्करण या परिष्करण। धातु शोधन या परिष्करण क्या होता है? निष्कर्षण से प्राप्त धातुओं में कुछ अशुद्धियां रह जाती है। जो धातु निष्कर्षण से अपन धातु प्राप्त करते हैं, निष्कर्षण से प्राप्त अशुद्धि धातुओं में कुछ अशुद्धियां रह जाती है, अतः इन शेष बची अशुद्धियों को दूर करके शुद्ध धातु प्राप्त करना ही धातु शोधन कहलाता है। निष्कर्षण से प्राप्त धातुओं में कुछ अशुद्धियां रह जाती है, अतः शेष बची अशुद्धियों को दूर करके शुद्ध धातु प्राप्त करना ही धातु शोधन कहलाता है। शेष बची अशुद्धियों से शुद्ध धातु प्राप्त करने की निम्न विधियां हैं, जिसमें आपकी पहली विधि है आसवन विधि। पहली विधि है आसवन विधि, दूसरी विधि है द्रव्य गलन परिष्करण विधि। द्रव्य गलन परिष्करण विधि, द्रव्य गलन शोधन विधि भी बोल सकते हो, क्योंकि शोधन को ही क्या कहा जाता है?
परिष्करण कहा जाता है? द्रव्य गलन परिष्करण विधि। तीसरी विधि है विद्युत अपघटनी विधि। विद्युत अपघटनी विधि। और चौथी विधि है मंडल परिष्करण विधि। मंडल परिष्करण विधि। मंडल परिष्करण विधि। और पांचवी विधि है आपकी वाष्प अवस्था में परिष्करण। वाष्प अवस्था में परिष्करण। और छठवीं विधि है वर्णलेखिकी विधि या क्रोमेटोग्राफी विधि। वर्णलेखिकी विधि या क्रोमेटोग्राफी विधि। क्रोमेटोग्राफी विधि। ये 6 विधि हैं और इन 6 विधियों को पढ़ते ही आपका लेसन कंप्लीट हो जाएगा। इस लेसन में आपने विधि पढ़ी है जो मैंने पूरी तरह से आपको सरल भाषा में पढ़ाई है, याद होने लायक पढ़ाई है। तो धातु शोधन या परिष्करण किसे बोलोगे? निष्कर्षण से प्राप्त धातुओं में कुछ अशुद्धियां होती है, अतः शेष बची अशुद्धियों से शुद्ध धातु प्राप्त करना ही धातु शोधन कहलाता है। शेष बची अशुद्धियों से शुद्ध धातु प्राप्त करने की निम्न विधियां हैं। पहली विधि है आसवन विधि। दूसरी द्रव्य गलन परिष्करण विधि। तीसरी विद्युत अपघटनी विधि। चौथी मंडल परिष्करण विधि। पांचवी वाष्प अवस्था में परिष्करण। छठवीं वर्णलेखिकी विधि या क्रोमेटोग्राफी विधि। ठीक है बच्चों, तो धातु शोधन या परिष्करण की परिभाषा सबको क्लियर कि धातु शोधन किसे कहा जाता है? धातु निष्कर्षण या धातु कर्म किसे कहा गया था? तुम भूलते तो नहीं जा रहे हो पीछे पीछे? अयस्क से प्राप्त धातुओं को ही क्या कहा गया था? धातु निष्कर्षण या धातु कर्म। जो इतने दिन वो ही चल रहा था और उसी का ये 5वां पद चल रहा है। ठीक है ना सोनाक्षी? आज धातु शोधन चल रहा है। धातु शोधन में जो अशुद्धियां बची है उनको भी दूर करके बिल्कुल शुद्ध धातु प्राप्त करेंगे। वो क्या कहलाता है? धातु शोधन कहलाता है। तो सभी बच्चों को धातु शोधन क्लियर? परिभाषा अभी तो और पढ़ाएंगे। ठीक है बच्चों, कल अपन पढ़ेंगे आसवन विधि। आज भी आप व्हाट्सएप ग्रुप और ऐप दोनों ही चेक कर लिया करो। दोनों में से किसी में भी आपके पास नोट्स मिल जाएंगे। वैसे मैं दोनों में ही भेजती हूँ, लेकिन कई बच्चे कहते हैं कि हमें ऐप पे नोट्स नहीं मिलते, इसलिए मुझे व्हाट्सएप पे भी भेज देती हूँ मैं। तो आज आपके पास नोट्स पहुंचेंगे। कॉपर अयस्क से कॉपर धातु प्राप्त करना, धातु शोधन की परिभाषा और इसकी 6 विधि। कल अपन आप पढ़ेंगे आसवन विधि। ठीक है बच्चों, तो कल अपन आसवन विधि पढ़ेंगे। इसी के साथ में आपकी क्लास एंडिंग होने जा रही है। सभी बच्चों को मेरी तरफ से बाय। कल की क्लास में मिलेंगे।